हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू फिजिक्स विद शुभम सर। आज हम मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट में 8th लेक्चर लेके आए हैं। इसके पहले 7 लेक्चर्स अपलोड हुए हैं, तो काफ़ी लेंदी चैप्टर है, काफ़ी सारे लेक्चर्स अपलोड हो गए हैं। इन 7 लेक्चर्स का लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस लेक्चर के, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में क्लिक करो तो पीछे के सारे लेक्चर्स तुमको मिलेंगे। और पिछले वीडियो में हमने एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था कि कैसे एक मैग्नेटिक फील्ड एक करंट कैरिंग वायर पे फोर्स लगाती है और कैसे दो पैरेलल वायर्स एक दूसरे को विद अ फोर्स अट्रैक्ट और रिपेल कर सकते हैं। और कौन से पैरेलल वायर्स? करंट कैरिंग पैरेलल वायर्स। ठीक है, तो मैं तुमको थोड़ा सा एक आइडिया दे देता हूँ जो करंट कैरिंग वायर होता है उसका फोर्स कितना होता है, फिर हम आज का टॉपिक स्टार्ट करेंगे जो कि इंटरेस्टिंग टॉपिक है, देखेंगे। देखो, पिछले लेक्चर का थोड़ा सा रिवीजन मैं बता दूं, वो ये है कि अगर ये एक मैग्नेटिक फील्ड है और इस मैग्नेटिक फील्ड में ये एक करंट कैरिंग वायर है, सपोज़ ये एक वायर है, इस वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, सपोज़ कर लेते हैं करंट आई फ्लो करता है ऐसे, और इस वायर का कुछ लेंथ है, लेट द लेंथ बी L, और ये मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू B है। ठीक है, तो ये जो फोर्स वायर एक्सपीरियंस करेगा उस फोर्स का वैल्यू है ILB। ये फोर्स का वैल्यू होता है या ये फोर्स का अमाउंट होता है जिस अमाउंट से फोर्स इस वायर पे लगता है। इस फोर्स का डायरेक्शन मैंने बताया था, सिंपल राइट हैंड पाम रूल से हम लोग निकाल सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल बोलता है दैट ऑल द 4 फिंगर्स ऑफ योर राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इन द थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, देन द पाम विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स। तो हम लोग यहाँ से क्लियरली देख सकते हैं कि पाम रूल से जो फोर्स का डायरेक्शन आ रहा है वो ऐसे ऊपर की तरफ आ रहा है। ठीक है, इस फोर्स को फाइंड करने के लिए एक और रूल है जिसको हम बोलते हैं फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। तो उस पर मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं सारे जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं जहाँ जहाँ फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगने वाला है उसको मैं लगा के दिखा दूंगा, यूज़ करना सिखा दूंगा। अभी फ़िलहाल के लिए अपने टॉपिक के लिए राइट हैंड पाम रूल से काम चल जा रहा है, तो नो प्रॉब्लम देयर। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 2 मार्क का क्वेश्चन आ जाता है टू एक्सप्लेन फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, तो उस बारे में मेरे को बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं उस पर एक अलग से वीडियो बना दूंगा। चलो, आज का लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं हम लोग। आज हमको बात करना है टॉर्क ऑन अ करंट कैरिंग लूप। ठीक है, करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप, यानी आज हम देखेंगे कि कोई अगर करंट कैरिंग लूप है, अब तक हमने करंट कैरिंग वायर पे फोर्स देखा ना, तो अब हम करंट कैरिंग लूप पे एक टॉर्क का बात करेंगे। देखो सिचुएशन कैसा है, सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड, ठीक है, ध्यान से देखना, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है लाइक दिस, और इसमें ये एक लूप हमने रखा हुआ है, ध्यान से देखो, इसमें एक लूप है, करंट कैरिंग लूप लेना है हमको। ठीक है, सपोज़ ये एक लूप है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है I, कंडक्टिंग लूप है। ठीक है, इसमें करंट फ्लो करता है, हमको फाइंड आउट करना है कि इसमें कितना टॉर्क इस लूप पे लगेगा ड्यू टू दिस मैग्नेटिक फील्ड B। ऑलराइट, ये मैग्नेटिक फील्ड B है, इसमें करंट है I। तो मैं तुमको एक एक्सप्रेशन बता देता हूँ जिसका डेरिवेशन आज हमको करना है, जो हमको डिराइव करना है। जो टॉर्क लगता है दैट इज़ MB sin थीटा। ये अगर स्टेट बोर्ड वाले बच्चे देख रहे हैं तो तुमने 11th के मैग्नेटिज्म में ऑलरेडी ये चीज़ डिराइव किया हुआ है, जहाँ पे M होता है मैग्नेटिक मोमेंट और B होता है मैग्नेटिक फील्ड। और CBSE के बच्चे तुमको नेक्स्ट चैप्टर में डिराइव किया जाएगा ये, जब हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए ये देखते हैं। देखो इसमें जो M और B है, देखो क्या है ये, जैसे ये मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, ध्यान से देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड है और इसमें कोई मैंने बार मैग्नेट रख दिया ऐसे, ये एक बार मैग्नेट ले लेते हैं। ये बार मैग्नेट का ये सपोज़ नॉर्थ पोल हो गया, ये साउथ पोल हो गया, जैसा भी है, जो भी है, नॉर्थ साउथ या साउथ नॉर्थ ले लेते हैं हम लोग। ये साउथ पोल और ये नॉर्थ पोल। ठीक है, तो हमको क्या पता है, हमको पता है कि इस नॉर्थ और साउथ पे एक फोर्स लगता है जिसके वजह से ये बार मैग्नेट रोटेट होता है, और इसी टॉर्क का वैल्यू हम बोलते हैं MB sin थीटा होता है, जहाँ पे M होता है द पोल स्ट्रेंथ टाइम्स द 2L, जिसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट इनटू मैग्नेटिक फील्ड इनटू साइन ऑफ एंगल बिटवीन मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट एंड मैग्नेटिक फील्ड,
M और B के बीच में जो एंगल है उसका साइन थीटा कॉम्पोनेंट। ये सेम इलेक्ट्रोस्टैटिक में तुमने डिराइव किया है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को अगर हम लोग फील्ड में रख देते हैं तो डाइपोल को फील्ड अपने डायरेक्शन में ओरिएंट करा लेता है। सेम यहाँ भी कॉन्सेप्ट है, मैग्नेटिक डाइपोल को तुम अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक फील्ड डाइपोल को अपने डायरेक्शन में ओरिएंट करा लेगा। ठीक है, तो इतना ही कॉन्सेप्ट है, इसी के अराउंड हमको डिराइव करना है। ध्यान से समझ में आया क्या बोला मैंने? अगर कोई मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट हम मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड उसको अपने डायरेक्शन में अलाइन करा लेगी, बस इतना सा लॉजिक है। ठीक है, तो देखो ये वाला केस अगर हम लोग देखें, इस केस में कैसा है ये अपना डाइपोल, इस केस में अपना डाइपोल या इस केस में अपना ये जो लूप है, ये लूप कैसे रखा गया है, ये मैग्नेटिक फील्ड और ये करंट। ठीक है, तो लूप का मैग्नेटिक मोमेंट अगर हमको निकालना है, ध्यान से देखो, ये एक करंट कैरिंग लूप ले लेते हैं लाइक दिस, इसमें ऐसे करंट फ्लो कर रहा है, या एक ऐसे मैं ये लूप ले लेता हूँ, ये भी एक करंट कैरिंग लूप है ना ऑलरेडी, ये एक करंट कैरिंग लूप है, सपोज इसमें करंट आई है। तो जो इसका मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो कैसे डिफाइन होता है? मैग्नेटिक मोमेंट डिफाइन होता है I टाइम्स एरिया वेक्टर। ये जिसको नहीं पता है पिछला लेक्चर देख के आओ, पिछला मतलब इसके पहले वाला तो नहीं, आई थिंक थर्ड लेक्चर में मैंने तुमको बताया है कि कैसे करंट कैरिंग लूप का मैग्नेटिक मोमेंट होता है और उस मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू I इंटू ए होता है। ठीक है, तो थर्ड लेक्चर जहाँ पे हमने करंट कैरिंग लूप का एक्सिस पे फील्ड निकाला था, याद है? करंट कैरिंग लूप था, इसके एक्सिस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। तो उस लेक्चर में मैंने तुमको बताया था कि ये जो लूप है इसका मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए होता है। तो यहाँ पे A क्या हो जाएगा? यहाँ पे A पाई आर स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि ये सर्कुलर लूप है। यहाँ पे A क्या हो जाएगा? A हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्योंकि ये रेक्टेंगुलर लूप है। बोलने का मीनिंग ये है कि M जो है वो A वेक्टर के डायरेक्शन में या एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में, और एरिया वेक्टर कहाँ होता है? एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल होता है। या अगर तुमको A का डायरेक्शन निकालने में दिक्कत आ रही है, कहाँ A डिसाइड करें, नीचे या ऊपर, तो वो छोड़ दो, हमेशा क्या करना है, करंट के डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करो, थंब जहाँ जा रहा है वो तुम्हारा मैग्नेटिक मोमेंट हो गया। जैसे यहाँ पे करंट ऐसे जा रहा है तो मैग्नेटिक मोमेंट नीचे, सिंपल, समझ में आ गया? तो वैसे यहाँ पे भी देखो, करंट यहाँ जा रहा है यानी मैग्नेटिक मोमेंट अंदर है, तो मैग्नेटिक मोमेंट अंदर, मैग्नेटिक फील्ड अंदर। अभी मैंने बोला फील्ड क्या करती है? मैग्नेटिक मोमेंट को अपने डायरेक्शन में अलाइन करती है। तो यहाँ तो ऑलरेडी डायरेक्शन में अलाइंड है मैग्नेटिक मोमेंट और मैग्नेटिक फील्ड, तो यहाँ पे कोई टॉर्क नहीं लगेगा। और एक तरीका इसको समझने का, टॉर्क क्यों नहीं लगेगा, देखो ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये एक करंट कैरिंग वायर है, ये एक करंट कैरिंग वायर, ये एक करंट कैरिंग वायर। अरे देखो ना, इस पूरे लूप को मैं 4 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। ये एक वायर हो गया, ये एक वायर हो गया, ये एक वायर हो गया, ये एक वायर हो गया। इस वायर पे फोर्स लगेगा कितना? ILB। अगर सपोज वायर का मैं लेंथ और ब्रेड्थ ले लेता हूँ, तो जिससे वायर का लेंथ है A और ब्रेड्थ है B, ठीक है, तो इस पे जो फोर्स लगेगा इस वाले पे, वो फोर्स कितना लगेगा? यहाँ पे फोर्स लगेगा IB इंटू B। बोलो हाँ या ना? अरे ILB फोर्स होता है ना, L क्या होता है? लेंथ। तो यहाँ पे लेंथ कितना है इसका? B, और यहाँ पे इसका लेंथ कितना है? A। तो यहाँ पे फोर्स कितना लगेगा? यहाँ पे फोर्स लगेगा IA इंटू B। सेम यहाँ पे फोर्स लगेगा IB इंटू B, यहाँ पे फोर्स लगेगा IA इंटू B। ज़रा फोर्स का डायरेक्शन निकाल लो। देखो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में चारों फिंगर्स, थंब इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, फोर्स इज इन द डायरेक्शन ऑफ द पाम। तो यहाँ पे फोर्स इधर आ रहा है, यहाँ पे फोर्स इधर जाएगा, यहाँ पे फोर्स इधर जाएगा और यहाँ पे फोर्स इधर जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, ये दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, तो नेट फोर्स 0 है। व्हाट अबाउट टॉर्क? ध्यान से देखो, ये दोनों फोर्सेस एक ही लाइन में हैं, तो कभी मैं इस पेन को जैसे दोनों फोर्सेस एक लाइन में रख के खींचूं, जैसे ये 2 फोर्सेस मैं इस पे लगा रहा हूँ और खींच रहा हूँ, तो दोनों फोर्सेस जब तक एक लाइन में होंगे तब तक कोई टॉर्क नहीं होता है। ये मालूम है कि नहीं? टॉर्क हमेशा तभी आता है जब 2 फोर्सेस अलग अलग लाइन ऑफ एक्शन में काम करते हैं तब। अगर तुमने टॉर्क का डेफिनेशन पढ़ा होगा थोड़ा सा 11th में, तो तुमको पता होगा। सेम यहाँ पे देखो, दोनों फोर्सेस एक लाइन में है, तो यहाँ पे भी कोई टॉर्क नहीं लगेगा, ठीक है। अब ये पूरा सिचुएशन तुमको मैं विजुअलाइज कराता हूँ एक बुक के हेल्प से। देखो इधर तुम्हारा 12th का बुक ले लेते हैं। जैसे ये वो लूप है ना, ये जो लूप है इसको समझ लो, ये लूप है। इस लूप पे फोर्सेस कैसे हैं? देखो, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, यानी 2 फोर्सेस इसको ऐसे ऊपर नीचे से खींच रहे हैं, 2 फोर्सेस इसको ऐसे साइड वेज से खींच रहे हैं। ज़रा सोचो, किसी भी फोर्स के वजह से क्या कोई रोटेशन प्रोड्यूस होगा? नहीं। ये देखो ना, ये खींच रहा है पर रोटेट हो रहा है क्या? नहीं। ये खींच रहा है, रोटेट हो रहा है क्या? नहीं। अब ज़रा ध्यान से समझो,
अगर इसी लूप को, इसी डाइपोल को मैं अगर थोड़ा सा ऐसे टिल्ट कर दूं, ऐसे ट्विस्ट कर दूं, देखो क्या किया मैंने, पहले ऐसा था ये, मैं इसको ऐसे ट्विस्ट कर दे रहा हूँ या थोड़ा सा मैं टर्न कर दे रहा हूँ। तो जब इसको मैं थोड़ा सा टर्न करूँगा तो इधर वाला फोर्स तो है ही, इधर वाला फोर्स भी है क्योंकि ये करंट कैरिंग लूप अभी भी है, तो इस पे इधर का फोर्स है और इधर का फोर्स है। तो ये दोनों फोर्सेस इसको क्या करेंगे, देखो ऐसे फोर्स लगा के टर्न करेंगे या ऐसे टॉर्क लगा के टर्न करेंगे। तो ट्विस्टिंग कब आएगा या टर्निंग कब आएगा, जब डाइपोल मोमेंट फील्ड के डायरेक्शन से अलग डायरेक्शन में जाएगा। जब तक ये ऐसे है, इसका डाइपोल मोमेंट विजुलाइज करो कहाँ होगा, इसका डाइपोल मोमेंट ऐसे अंदर की तरफ है ना, अरे करंट इधर है, डाइपोल मोमेंट अंदर की तरफ है, तो ये इसका डाइपोल मोमेंट लाइक दिस अंदर की तरफ ऐसे। तो इसको अगर मैं टर्न करूँ तो इसका डाइपोल मोमेंट भी तो टर्न हो गया ना ऐसे। जब तक ये ऐसे था डाइपोल मोमेंट एग्जैक्टली पीछे था लाइक दिस, समझ में आ रहा है। अब इसको मैं टर्न करूँगा तो इसका डाइपोल मोमेंट भी कुछ ये एंगल में चला जाएगा। तो अगर मैं इसको थीटा एंगल से टर्न करता हूँ तो ये डाइपोल मोमेंट भी थीटा एंगल से टर्न होके मैग्नेटिक फील्ड से थीटा एंगल पे अलाइन हो जाएगा। समझ में आ गई बात। तो इस केस में अगर ये वाला केस हम लोग देखें तो ये वाले केस में नेट फोर्स तो ज़ीरो है और नेट टॉर्क भी ज़ीरो है। समझ में आया, ठीक है। अब मैं इसको थोड़ा सा ट्विस्ट कर देता हूँ और ट्विस्ट करने के बाद हम इसको 3D में तो डायग्राम नहीं बनाएंगे, मैं तुमको बता देता हूँ कैसा दिखाई पड़ेगा ये। जब तुम इसको ट्विस्ट करोगे तो ये कुछ ऐसा विजुअलाइज होगा लाइक दिस, ये कुछ ऐसा हो जाएगा। समझ में आया क्या बोला। थोड़ा और नीट डायग्राम बनाता हूँ, रुको। है ना, ये कुछ ऐसा हो जाएगा, ठीक है। मैं इसको ऐसे ट्विस्ट कर देता हूँ, ऐसे था ऐसे कर दिया मैंने, या ऐसे था ऐसे कर दिया। तो अब इसका जो ऊपर वाला पार्ट है ना उसको हम विजुलाइज करते हैं या उसको हम देखते हैं। जैसे देखो ये मेरा लूप मैंने ऐसे टर्न किया ना, तो मैं इसके इस पार्ट को देखूंगा। जब मैं इसको ऊपर से देखूंगा तो मैं क्या देखूंगा, मैं जब ऊपर से इसको देखूंगा तो ये ऐसे टर्न हुआ ना पूरा लूप, तो मेरे को ये वाला पार्ट ऐसे टर्न होता दिखाई पड़ेगा। समझ में आया, ऐसे टर्न होता दिखाई पड़ेगा। और फील्ड कैसी है, फील्ड ऊपर की तरफ है। तो मैं फोर्सेस और इसके टर्न हुए सिचुएशन को ड्रॉ करता हूँ। ध्यान से देखो, पहले मेरा डाइपोल या पहले मेरा जो अपर पार्ट था, जो अपर सेक्शन था उसका लूप का, वो कुछ ऐसा था, है ना, लाइक दिस। अब मैंने क्या कर दिया है, अब मैंने लूप को थीटा एंगल पे टर्न कर दिया है, समझा। थीटा एंगल पे इसको टर्न कर दिया है, तो ये लूप कुछ ऐसा हो गया है। बात समझ में आई। कितने एंगल पे टर्न कर दिया है, थोड़ा इसको साइज़ के हिसाब से बनाते हैं लाइक दिस, ठीक है। तो मैंने यहाँ से सपोज़ इसको थीटा एंगल पे टर्न कर दिया है। तो देखो ये सेम चीज़ को विजुलाइज कर लेना। पहले ये ऐसे था, मैंने इसको टर्न किया तो ये थीटा एंगल से टर्न हुआ। समझ में आया। तो ये थीटा एंगल से टर्न हुआ वाला पार्ट ऐसे दिखाई पड़ रहा है, समझा। तो अब इस पे फोर्सेस कैसे थे, जब ये ऐसा था तो फोर्सेस कैसे थे, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। इसको टर्न किया है तो एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर, ये तो है, और एक फोर्स इधर, एक फोर्स इधर। यानी इसको जब मैं ऐसे देखूंगा तो इस पे एक फोर्स इधर की तरफ और एक फोर्स इधर की तरफ। यानी जब मैं टर्न करूंगा तो यहाँ एक फोर्स और यहाँ एक फोर्स। यानी इस पे फोर्सेस कुछ ऐसे दिखाई पड़ेंगे, एक फोर्स यहाँ और एक फोर्स यहाँ। अच्छा, ये फोर्स का वैल्यू कितना होगा ज़रा सोच के बताओ, बोलो। ये वाले पार्ट को हम विजुअलाइज कर रहे हैं ना, इस वाले पार्ट को, तो इस पार्ट पे फोर्स कितना लग रहा है, यहाँ IAB, यहाँ IAB। तो यहाँ एक फोर्स जा रहा है IAB, यहाँ एक फोर्स जा रहा है IAB। समझ में आया। टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्टिंग अलॉन्ग टू डिफरेंट लाइन्स ऑफ एक्शन। तो टॉर्क कितना प्रोड्यूस करेंगे ये, या कपल कितना प्रोड्यूस करेंगे, या टॉर्क जो भी है, टॉर्क ड्यू टू कपल अगर हम निकालें तो कितना आएगा। तो ये अपना एक लाइन ऑफ एक्शन हो गया, ये अपना एक लाइन ऑफ एक्शन हो गया। यानी हमको ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालनी है। समझ में आया। अरे दो फोर्सेस का टॉर्क कैसे निकलता है, कपल का टॉर्क कैसे निकलता है, मैग्नीट्यूड ऑफ वन ऑफ द फोर्सेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन देम। थोड़ा बहुत टॉर्क से रिलेटेड बातें तुमको याद हो तो बहुत सिंपल हो जाएगा टॉपिक। ऑलराइट, ये डिस्टेंस कैसे निकालेंगे सोचो। देखो इधर ये वाला जो पार्ट है इसका लेंथ है A और ये वाला जो पार्ट है इसका लेंथ है B, समझा। यानी इस पूरे का लेंथ B है ना। देखो नहीं समझ नहीं है, इमेजिन कर पा रहे हो तो इसको याद करो फिर से।
देखो ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है ना, ये अपना ए है, ये बी है। यानी जब मैं इसको देख रहा हूँ तो मैं बी को ही तो देख रहा हूँ, यस और नो, मैं बी को विजुअलाइज कर रहा हूँ ना, या बी को देख रहा हूँ ऊपर से। तो जब मैं बी को देख रहा हूँ तो देखो दो पार्ट में बी डिवाइड हुआ है, ये b/2, ये b/2, समझ में आया? ये b/2 है और ये b/2, यानी ये और ये मैं निकाल लूँ तो मेरे को टोटल मेरे को परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिल जाएगा। ज़रा ध्यान से देखो, इसको हमको कुछ करने का ज़रूरत नहीं है, मैं बता देता हूँ कैसे आएगा। क्या ना, इससे ये एंगल भी थीटा होगा, बोलो। ये पूरा b है तो इसके ऑपोजिट वाला साइड मिल जाएगा या नहीं? ऑपोजिट वाले साइड को अगर मैं h ले लेता हूँ तो ऑपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन थीटा, यानी ऑपोजिट साइड h क्या हो जाएगा? b साइन थीटा। बोलो समझ में आया? तो मुझे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितनी मिल जाती है? b साइन थीटा। ये कितनी मिल गई? b साइन थीटा। तो अब मेरे पास टॉर्क निकालने के लिए दोनों चीज़ें हैं। सो सिंस टॉर्क इज इक्वल्स टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, या इसको मैं h ले लेता हूँ जो कि h है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सो फोर्स कितना है? फोर्स है IA इंटू बी इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है? h, b साइन थीटा। बोलो हाँ या ना? ये देखो कितना आता है? IA इंटू बी साइन थीटा। अच्छा, ये a इंटू बी क्या है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ, यानी ये रेक्टेंगुलर का क्या है? रेक्टेंगुलर लूप का क्या है? ये एरिया है ना। तो इसको मैं क्या लिखूँगा? IA साइन थीटा। याद आया I इंटू ए क्या था? अभी लिखा था I इंटू ए मैग्नेटिक मोमेंट था, है ना, I इंटू ए। तो ये चीज़ याद रखना है, भूलना नहीं है। तो इसके जगह हम लोग सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं MB साइन थीटा। ये आ गया टॉर्क का वैल्यू, सिर्फ मैग्नीट्यूड आया है, ये ध्यान रखना। अब अगर इसको मेरे को वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? देखो ये जो फॉर्मूला मिला है ये क्लियरली AB साइन थीटा का फॉर्म है। हमको मालूम है AB साइन थीटा A क्रॉस B का भी मैग्नीट्यूड है और B क्रॉस A का भी मैग्नीट्यूड है। यानी इसका वेक्टर फॉर्म दो पॉसिबल है, एक तो M क्रॉस B पॉसिबल है और एक B क्रॉस M पॉसिबल है। तो कौन सा वाला हम चूज़ करें, कौन सा वाला वेक्टोरिकली करेक्ट होगा? तो वेक्टोरिकली वही करेक्ट होगा जो टॉर्क के एक्चुअल डायरेक्शन में होगा। टॉर्क का डायरेक्शन चेंज हुआ तो इसका डायरेक्शन गलत हो जाएगा, या अगर इसके डायरेक्शन को टॉर्क के डायरेक्शन के अलॉन्ग नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला रॉन्ग हो जाएगा। तो देखो मैं लिखता हूँ यहाँ पे, सो टॉर्क वेक्टर फॉर्म में या तो M क्रॉस B हो सकता है और B क्रॉस M हो सकता है। तो हम चेक कर लेते हैं। देखो इधर M किधर है और B किधर है। अब मैं इस लूप को तुमको बताता हूँ। देखो इधर ये तुम्हारा लूप था और ये तुम्हारा डाइपोल मोमेंट था, है ना, M। तो जब ये डाइपोल मोमेंट ऐसा था और मैग्नेटिक फील्ड भी ऐसी थी, समझ में आ रहा है या नहीं? इनिशियली मैग्नेटिक फील्ड अंदर, डाइपोल मोमेंट अंदर, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में थे ऐसे। अब मैंने थोड़ा सा इसको टर्न कर दिया, है ना, ट्विस्ट कर दिया। तो क्या हुआ? थोड़ा सा ट्विस्ट करने पे डाइपोल मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड से कुछ ये एंगल पे आ गया, और इसी चीज़ को हम ऊपर से देख रहे थे ऐसे। तो ये मेरा फील्ड अंदर की तरफ, ये डाइपोल मोमेंट थोड़ा सा टिल्टेड। समझ में आ रही है बात? देखो जब ये अंदर था, जब मैंने अपना लूप ऐसे रखा था तो फील्ड और डाइपोल दोनों अंदर की तरफ ऐसे फोकस थे। अब इसको मैंने थोड़ा सा क्या कर दिया? टिल्ट कर दिया है, तो इसका डाइपोल मोमेंट भी उतने ही एंगल से टिल्ट हो गया। तो ऊपर से देखने पे ये कुछ ऐसे दिखाई पड़ रहा है। समझ में आया? ये M और ये B। ज़रा M क्रॉस B करो तो टॉर्क का डायरेक्शन कहाँ मिलता है? देखो ध्यान से, M क्रॉस B करेंगे तो ये टॉर्क का डायरेक्शन आ रहा है। कौन सा डायरेक्शन है ये? एंटी क्लॉकवाइज। बोलो समझ में आया या नहीं? ये डायरेक्शन मिल रहा है ना M क्रॉस B। तो M क्रॉस B करने पे, अच्छा ये क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज है? मेरे लिए ये एंटी क्लॉकवाइज था, मैं यहाँ से दिखता हूँ। देखो इधर ये M और ये B, M क्रॉस B कर रहे हैं तो यहाँ से ये क्लॉकवाइज आ रहा है। मैं ऐसे कर रहा था, मुझे एंटी क्लॉकवाइज दिखाई पड़ रहा था। एक ही लूप या एक ही डायरेक्शन, एक तरफ से क्लॉकवाइज और एक तरफ से एंटी क्लॉकवाइज होता है, मालूम है ना? तो मुझे वहाँ से एंटी क्लॉकवाइज दिखाई दे रहा था। गर्मी भी बहुत हो रही है। देखो इधर ये M क्रॉस B कर रहा हूँ तो क्लॉकवाइज जा रहा है। अच्छा ज़रा इस लूप पे टॉर्क देखो, टॉर्क किधर है? मेरे हिसाब से टॉर्क भी क्लॉकवाइज ही है, क्योंकि टॉर्क क्या करता है? फील्ड के डायरेक्शन में लेके आता है ना लूप को। तो लूप इधर जा रहा है, यानी लूप पे टॉर्क भी क्लॉकवाइज है, और M क्रॉस B करने पे भी क्लॉकवाइज आ रहा है। वेरएज़ अगर मैं B क्रॉस M कर दूँ, ये B ये M, यानी ये एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो टॉर्क इधर है, B क्रॉस M इधर आ रहा है, तो टॉर्क होना कहाँ चाहिए? M क्रॉस B के डायरेक्शन में।
So that's why the torque formula is m क्रॉस b। यानी ओवरऑल होगा क्या, देखो ओवरऑल होगा ये कि अगर ये लूप को मैं ऐसे टर्न करूँगा तो फील्ड इसको वापस से टर्न कर लेगी। मैं इसको ऐसे टर्न करूँगा तो फील्ड इसको वापस से ऐसे टर्न करके अपने डायरेक्शन में अलाइन कर देगी। तो बोलने का तरीका ये बोलने का मीनिंग ये है कि कोई लूप, करंट कैरिंग लूप जो है वो जब तक फील्ड के परपेंडिकुलर रहता है तब तक स्टेबल रहता है। क्या मतलब था, देखो इधर ये डाइपोल ऐसे था और ये फील्ड अंदर की तरफ, ये लूप ऐसे था और ये फील्ड अंदर की तरफ जा रही थी, तब तक ये बिल्कुल स्टेबल था। जैसे ही इस लूप को मैंने फील्ड से परपेंडिकुलर रीजन से हटाया, जैसे ये फील्ड है, ये फील्ड और ये मेरा लूप, तो देखो फील्ड अंदर की तरफ, ये लूप और फील्ड जब तक परपेंडिकुलर है तब तक स्टेबिलिटी है। जैसे इस लूप को मैं थोड़ा सा टर्न कर दूं तो ये वापस इधर आ जाएगा, यानी फील्ड इसको वापस से अपने परपेंडिकुलर कर लेगा। ठीक है, तो इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, ऐसा क्यों होता है, क्या रीज़न है, वाई देयर इज़ अ टॉर्क ओनली, टॉर्क आता ही क्यों है। एक रीज़न ये है कि पोटेंशियल एनर्जी कंजर्व करने के लिए। इसकी पोटेंशियल एनर्जी इस स्टेट में मिनिमम होती है। कौन से स्टेट में, जब डाइपोल मोमेंट और फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में होते हैं तब पोटेंशियल एनर्जी मिनिमम हो जाती है। तो इसलिए डाइपोल को हमेशा फील्ड अपने डायरेक्शन में अलाइन करता है, वो एक रीज़न है। दूसरा रीज़न होता है लेंजेज लॉ, जो हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन चैप्टर में सीखेंगे कि लेंजेज लॉ के वजह से ऐसा होता है। तो वो एक और फंडामेंटल लॉ है, बाकी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट फिलहाल करंट कैरिंग लूप पे इतना ही टॉर्क लगता है और ये टॉर्क का एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना होता है। देखो ये एक्सप्रेशन डिराइव करने में ज़्यादा कुछ बड़ा डेरिवेशन नहीं है, 2-3 लाइन का डेरिवेशन है। द पार्ट दैट यू हैव टू फोकस ऑन इज़ अंडरस्टैंडिंग हाउ द थिंग्स आर हैपनिंग, अंडरस्टैंडिंग द विजुअल पार्ट। इसको विजुअलाइज करने वाला पार्ट ही तुमको समझने के लिए है यहाँ पे। वो नहीं समझ में आएगा तो ये डिराइव नहीं कर पाओगे। सो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन और ये 2 मार्क 3 मार्क के लिए पूछता भी है एग्ज़ाम में। सो इसलिए इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाया है मैंने। आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। ये एक टॉर्क का एक्सप्रेशन हमको डिराइव करना था। इसका एप्लीकेशन होता है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, जो हम अगले लेक्चर में देखेंगे, मोस्टली नेक्स्ट या उसके बाद वाले लेक्चर में। और एक और टॉपिक अपना बचा है साइक्लोट्रॉन, तो वो हम 2 टॉपिक्स ख़त्म करके चैप्टर अपना ख़त्म हो जाएगा। सो आई विल सी यू ऑल इन नेक्स्ट वीडियो। बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।